पंचनद, सिंधु की 5 जीवन रेखाएं, द एनाटॉमी ऑफ द नेशन, भारत की जीवन रेखा, भौगोलिक संविधान। दोस्तों, आज की मजबूर करता है। सर, इस पहली मेंटल स्लाइड पर हमारा पहला एग्जाम अलर्ट क्या है? यहाँ एक बड़ा रेड बॉक्स है दोस्तों। ये बॉक्स भारत की नदियों को 4 मुख्य प्रकार में बांटता है। पहला है हिमालयी नदियां, जो सदाबहार होती हैं और पूर्ववर्ती होती हैं। ओके, सदाबहार और पूर्ववर्ती। सही। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां यानी पेनिनसुलर रिवर्स, जी। जो मौसमी होती हैं और इनकी घाटियां काफी उथली या शैलो होती हैं। तीसरा पश्चिम वाहिनी या वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। और चौथा प्रकार पूर्व वाहिनी या ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो समुद्र में गिरने से पहले एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। एक सेकंड सर, यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ये जो पूर्ववर्ती शब्द आपने यूज किया ना, इसका मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। एक आम स्टूडेंट के लिए इसका आसान मतलब क्या होगा? हाँ, ये डाउन टू नेचुरल है। पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट। इसका आसान मतलब ये है दोस्तों कि ये नदियां हिमालय पहाड़ के बनने से भी पहले से वहां बह रही हैं। विट पहाड़ बनने से पहले से? बिल्कुल। जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठते गए, इन नदियों ने पहाड़ को काट काट कर अपना पुराना रास्ता बनाए रखा। इसीलिए ये इतनी गहरी घाटियां बनाती हैं। वही जो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली मैंने कहा, उसका मतलब है जमीन का 2 हिस्सों के बीच धंस जाना, जिससे एक नाली जैसा रास्ता बन जाता है। अब मैं समझ गया। तो पहाड़ बाद में आए, ये पूर्ववर्ती नदियां पहले से वहां थी। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, अपने दिमाग की स्क्रीन पर एक नया मैप इमेजिन कीजिए। सर, इस बार विजुअल क्या है हमारे सामने? इस बार एक 3D टोपोग्राफिक मैप इमेजिन करो दोस्तों, और उसके ठीक बगल में एक चमकता हुआ पाई चार्ट है। इस मैप में पूरे भारत को 2 अलग-अलग जोन्स में बांटा गया है। एक है ब्लू जोन और दूसरा है ऑरेंज जोन। ब्लू और ऑरेंज जोन, ठीक है। ये विजुअल दर्शाता है हमारा ग्रेट वाटर डिवाइड, यानी भारत का महान जल विभाजन। तो इस ग्लोइंग पाई चार्ट के आंकड़े क्या कहते हैं सर? इसमें से कौन से फैक्ट्स नोट्स में लिखने हैं? एग्जाम अलर्ट बॉक्स में एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है दोस्तों, ध्यान से सुनना। हमारे देश का 70% यानी 77% जल विसर्जन अकेले बंगाल की खाड़ी में होता है। 70%? सिर्फ बे ऑफ बंगाल में? हाँ, और सिर्फ बाकी का 23% पानी ही अरब सागर या अरेबियन सी में गिरता है। अब उस ब्लू और ऑरेंज जोन को भी थोड़ा समझते हैं। जो ब्लू जोन है वो हिमालयी नदियों का है। ये सदाबहार है क्योंकि इन्हें ग्लेशियर के पिघलने से और बारिश दोनों से पानी मिलता है। अच्छा, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है? सही पकड़ा। वहीं जो ऑरेंज जोन है वो प्रायद्वीपीय नदियों का है। ये पूरी तरह से सिर्फ बारिश पर निर्भर करती हैं, इसलिए सर्दियों और गर्मियों में इनका पानी काफी कम हो जाता है। ये 77 और 23% का डिफरेंस सच में चौंकाने वाला है। और ग्लेशियर प्लस बारिश का लॉजिक बिल्कुल सेंस बनाता है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब लगता है हम देश के उत्तर यानी नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट? सर, अपने दिमाग में दोस्तों अब बर्फ से ढके हुए जम्मू कश्मीर और तिब्बत के 3D मैप का दृश्य बनाइए। इस मैप पर 2 जगह एकदम ग्लोइंग पिन्स लगी हुई हैं, एक लेह पर और एक मानसरोवर पर। लेह और मानसरोवर, ये किस सिस्टम को दर्शा रहा है? ये दिखाता है हमारा सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम। इस उत्तर के मुकुट से जुड़े एग्जाम अलर्ट फैक्ट्स भी बता दीजिए सर। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम अलर्ट बॉक्स को बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम यानी ओरिजिन मानसरोवर के निकट बोखरचू ग्लेशियर से होता है। बोखरचू ग्लेशियर, नोट कर लिया। और भारत में इसका प्रवेश दामछोक नाम की जगह से होता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई केवल 1114 किलोमीटर है। मतलब आधे से भी कम हिस्सा इंडिया में है। हाँ, और एक बहुत क्रूशल पॉइंट दोस्तों, लेह शहर इस नदी के दाईं तट पर यानी राइट बैंक पर स्थित है। और इस स्लाइड का सबसे बड़ा फैक्ट है सिंधु जल समझौता 1960। इंडस वाटर ट्रीटी, ये तो न्यूज में भी हमेशा रहता है। बिल्कुल। इस जियोग्राफिकल डिप्लोमेसी की मास्टर क्लास ट्रीटी के तहत भारत को 20% जल मिलता है, जो कि रावी, व्यास और सतलुज नदियों से आता है। और पाकिस्तान को 80% जल मिलता है, जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों से आता है। ये ट्रीटी सच में एक मार्वल है सर। एक बहती हुई नदी को 2 देशों के बीच पॉलिटिकली डिवाइड करना कोई छोटी बात थोड़ी है।
रावी व्यास सतलुज हमारे पास और सिंधु झेलम चिनाब उनके पास। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। सिंधु नदी की बात हो और उसकी आगे की ब्रांचेस की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सर, अगली स्लाइड को डिकोड कीजिए। दोस्तों, दिमाग में इमेजिन कीजिए कि ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच से 5 नीली चमकती हुई जलधाराएं निकलकर एक साथ मिल रही हैं। ये 5 3D रिवर ब्रांचेस है हमारा पंचनद। पंचनद, इसके फैक्ट्स तो एग्जाम्स में हमेशा वो मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में आते हैं। इनके ओरिजिन्स के बारे में एग्जाम अलर्ट क्या है सर? एग्जाम अलर्ट बॉक्स में इन 5 नदियों का डीप डाइव है दोस्तों। पहली है झेलम। इसका उद्गम शेषनाग झील से होता है और हमारा श्रीनगर शहर इसी के किनारे स्थित है। झेलम के किनारे श्रीनगर, ठीक है। दूसरी है रावी। ये रोहतांग दर्रे से निकलती है और फेमस लाहौर शहर इसी के किनारे बसा है। तीसरी नदी है सतलुज। इसका ओरिजिन तिब्बत के राकस्ताल से होता है। और इस पर कोई बड़ा डैम भी तो है ना सर? हाँ बिल्कुल, हमारा विशाल भाखरा नांगल बांध इसी पर स्थित है। चौथी है चिनाब, जो बरालाचा दर्रे से निकलती है। ध्यान रखना दोस्तों कि ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब सबसे बड़ी है। और पांचवी कौन सी है? पांचवी है व्यास, जिसका उद्गम व्यासकुंड से होता है। इसका सबसे अहम फैक्ट ये है कि पंचनद की ये एकमात्र नदी है जो पूर्णतः यानी कंप्लीटली भारत की सीमा के अंदर ही बहती है। व्यास नदी पूरी तरह से भारत में है। ये पॉइंट दोस्तों पक्का मार्क कर लीजिए। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक बहुत ही पवित्र और भौगोलिक रूप से काफी कॉम्प्लेक्स जगह पर। सर, डिकोड कीजिए इस नए विजुअल को। दोस्तों, बर्फ के पहाड़ों से नीचे उतरती हुई एक विशाल नदी इमेजिन कीजिए, जिस पर 5 चमकते हुए नोड्स या ग्लोइंग पॉइंट्स बने हुए हैं। जैसे जैसे ये 5 पॉइंट्स आपस में मिलते हैं, आगे चलकर गंगा का निर्माण होता है। ये है हमारा पंचप्रयाग। पंचप्रयाग, ये नाम सुनकर ही ना एक अलग शांति मिलती है। पर एग्जाम्स के हिसाब से इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। कौन सी नदी कहाँ मिल रही है, ये एग्जाम अलर्ट से कैसे याद रखें? एग्जाम अलर्ट बॉक्स एक बहुत सिंपल ट्रिक देता है दोस्तों। अलकनंदा नदी सभी प्रयागों में कॉमन है। अब बस सहायक नदियां याद रखनी है। मैं सीक्वेंस में बता रही हूँ। जी। से स्टूडेंट्स नोट कर रहे हैं? पहला विष्णुप्रयाग में मिलती है धौलीगंगा। दूसरा नंदप्रयाग में नंदाकिनी। तीसरा कर्णप्रयाग में पिंडार। चौथा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। और आखिरी 5वां है देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलकर आगे गंगा कहलाती हैं। दोस्तों, गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और इस स्लाइड का सबसे बड़ा फैक्ट पता है क्या है? क्या सर? गंगा का पानी सालों तक खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का एक स्पेशल वायरस पाया जाता है। एक मिनट सर, वायरस सुनते ही दिमाग में बीमारी आती है। क्या ये बैक्टीरियोफेज वायरस हमारे लिए हार्मफुल नहीं है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये बैक्टीरियोफेज सिर्फ और सिर्फ उन हानिकारक बैक्टीरिया को खाता है जो पानी को सड़ाते हैं। एक तरह से ये नदी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो इसे स्वतः स्वच्छ यानी सेल्फ क्लीनिंग बनाता है। ये नेचर का अपना वाटर प्यूरिफायर है। नेचर का अपना वाटर प्यूरिफायर, क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और अलकनंदा सभी 5 प्रयागों में कॉमन है। ये लॉजिक तो मुझे अब हमेशा याद रहेगा। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हमें लगता है पहाड़ों से उतरकर विशाल मैदानों की तरफ आ गए हैं। हाँ बिल्कुल। अब अपने मेंटल मैप में इमेजिन कीजिए एक बहुत ही लंबी सुनहरी नदी जो हरे भरे मैदानों के बीच से गुजर रही है। ये विजुअल गंगा प्रवाह तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम को दर्शाता है। हमारे देश की सबसे बड़ी जीवन रेखा। सर, इसके एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या आंकड़े दिए गए हैं? एग्जाम अलर्ट बॉक्स सबसे पहले इसकी लंबाई बताता है। ये है 2525 यानी 2525 किलोमीटर, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाता है। 2525 बहुत आसान नंबर है याद रखने के लिए। और इसका रूट क्या है? इसका रूट ध्यान से सुनिए दोस्तों। ये उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों पर भी अक्सर सवाल आते हैं। हाँ, सहायक नदियां जरूर बताइए। देखो, रामगंगा नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है। फिर आती है गोमती नदी। इसका उद्गम किसी पहाड़ या ग्लेशियर से नहीं, बल्कि यूपी के मैदानी क्षेत्र में स्थित फुलहर झील से होता है और लखनऊ इसी के तट पर स्थित है। मैदानी इलाके से निकलने वाली नदी?
इंटरेस्टिंग। और तीसरी सबसे जरूरी नदी है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है सर? इसका रीजन भी थोड़ा समझा दीजिए स्टूडेंट्स को। दोस्तों, कोसी नदी अपना मार्ग यानी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। जब एक नदी अचानक अपना रास्ता बदल ले तो उन इलाकों में अचानक भारी बाढ़ आ जाती है, जहां लोगों को इसकी उम्मीद ही नहीं होती। इससे जान माल का बहुत नुकसान होता है, इसलिए इसे एक शोक या सौरो कहा जाता है। ये सच में एक ट्रेजेडी है। नदियां जहां एक तरफ जीवन देती हैं, वहीं रास्ता बदल लें तो सब कुछ तबाह भी कर सकती हैं। ये तो ज्योग्राफी का सीधा असर इंसानी जिंदगी पर है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं मध्य और पूर्वी भारत की तरफ। सर, इस मेंटल मैप में मुझे इन नदियों का फ्लो थोड़ा अलग लग रहा है। सही पकड़ा तुमने। इस विजुअल में हम मध्य और पूर्वी भारत की शिराएं देख रहे हैं। दिमाग में एक 3D पत्थर या प्लेटो का दृश्य बनाइए, जहां कुछ नदियां अपने आम ढलान के विपरीत दक्षिण से उत्तर की तरफ और कुछ पूर्व की ओर बह रही हैं। वेट, दक्षिण से उत्तर की तरफ उल्टा फ्लो? सर, इसका एग्जाम अलर्ट तो ध्यान से सुनना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक्सेप्शंस वाले सवाल हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। बिल्कुल। एग्जाम अलर्ट में सबसे पहले यमुना नदी का नाम है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। डन। फिर आती है चंबल नदी, जो जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ये नदी अपने गहरे बिहाड़ों यानी रवीन्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहां कभी डाकू रहा करते थे। चंबल के डाकू, ये तो मूवीज में भी बहुत देखा है। हाँ, उसके बाद तीसरी नदी सबसे अहम है, सोन नदी। ये अमरकंटक से निकलती है और एग्जैक्टली दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलती है। और आखिरी है दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। जैसे कोसी बिहार का शोक थी, वैसे ही दामोदर नदी को अपने बाढ़ के कारण बंगाल का शोक कहा जाता था। सोन नदी का रिवर्स फ्लो और चंबल के बीहड़। दोस्तों, इन एक्सेप्शंस को ना अपनी नोट्स में डबल स्टार करके मार्क कर लीजिए। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब दोस्तों, हम अपने इस मेंटल मैप को पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। दिमाग में दोस्तों एक विशाल पहाड़ नमचा बारवा पर्वत इमेजिन कीजिए, जहां से एक विशाल दैत्याकार नदी एक शार्प यू टर्न लेते हुए भारत में घुस रही है। ये ब्रह्मपुत्र तंत्र है। ब्रह्मपुत्र। इस विशाल दैत्य का एग्जाम अलर्ट क्या है सर? मैंने सुना है अलग अलग इलाकों में इसके नाम अलग अलग होते हैं। इसे छांगपो कहते हैं। फिर जब ये यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। सांगपो, फिर दिहांग। हाँ, और आसाम में आने पर ये अपना सबसे फेमस नाम ब्रह्मपुत्रा लेती है और आगे बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना नाम से जाना जाता है। वाह, 4 अलग नाम। इस स्लाइड पर और कोई अलर्ट है क्या? हाँ, इसके अलावा यहाँ 2 और रेड अलर्ट फैक्ट्स हैं। पहला, माजुली द्वीप। ये आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के बीचों बीच स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवर आइलैंड है। और दूसरा फैक्ट है लोहित नदी के बारे में, जिसे खूनी नदी या ब्लडी रिवर भी कहा जाता है। खूनी नदी? अरे सर, नाम सुनकर ही किसी थ्रिलर मूवी का सीन दिमाग में आता है। इसका पानी सच में लाल दिखता है क्या? हाँ, दिखता है, लेकिन इसके पीछे कोई रहस्य नहीं बल्कि पूरी ज्योग्राफी है। लोहित नदी जिन पहाड़ों से गुजरती है वहां की मिट्टी लाल होती है यानी लेटराइट सॉइल। जब ये लाल मिट्टी पानी में घुलती है तो पूरी नदी का रंग लाल या खूनी दिखने लगता है। अमेजिंग। दोस्तों, ब्लडी रिवर का रीजन मिट्टी है, ये याद रखिएगा। और सैंगपो से दिहांग, ब्रह्मपुत्रा से जमुना, ये नामों का एवोल्यूशन तो पक्का किसी एमसीक्यू में दिखेगा। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, अब थोड़ी देर के लिए भारत के मैप पर बीचों बीच एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिए। सर, ये डॉटेड लाइन किस चीज को दर्शा रही है यहाँ? ये डॉटेड लाइन है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये विजुअल उन पश्चिम वाहिनी नदियों या वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को हाईलाइट कर रहा है जो जनरल ढलान के विपरीत ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं। ईस्ट की जगह वेस्ट में बहना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। इसका एग्जाम अलर्ट पढ़िए सर। एग्जाम अलर्ट बॉक्स में इन एक्सेप्शंस के कारण दिए हैं दोस्तों। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से निकलती है और ताप्ती नदी जो मुल्ताई से निकलती है। ये दोनों ईस्ट से वेस्ट इसलिए बहती हैं क्योंकि ये भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली के अंदर बहती हैं। अच्छा, तो रिफ्ट वैली इनको गाइड करती है? बिल्कुल। दूसरा पॉइंट कर्क रेखा से जुड़ा है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
माही नदी 2 बार कट करती है कर्क रेखा को। हाँ, और तीसरा पॉइंट है लूनी नदी का। ये नाग पहाड़ से निकलती है, लेकिन पता है ये कभी किसी समुद्र तक नहीं पहुंचती। ये कच्छ के रन के दलदली इलाके में ही लुप्त हो जाती है, इसलिए इसे लैंडलॉक्ड या आंतरिक जल निकासी वाली नदी कहते हैं। एक सेकंड, समुद्र तक पहुंचने से पहले ही जमीन में गायब हो जाना। लूनी नदी सच में एक भौगोलिक रहस्य जैसी लगती है। और माही नदी का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करना, ये तो दोस्तों एकदम डायरेक्ट एग्जाम मटेरियल है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, अब हम अपने मैप में नॉर्थ से पूरी तरह साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, अपने मेंटल मैप में अब दक्षिण भारत को इमेजिन कीजिए दोस्तों, जहां गोदावरी और महानदी ईस्ट की तरफ यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ बह रही हैं। ये प्रायद्वीपीय नदियों का पहला भाग है। दक्षिण भारत की नदियां, इनको लेकर स्टूडेंट्स में सच में बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसका एग्जाम अलर्ट बॉक्स क्या कहता है सर? एग्जाम अलर्ट बॉक्स में दोस्तों इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने का सल्यूशन है। सबसे पहले गोदावरी नदी की बात करती हूँ। ये महाराष्ट्र के त्रिंबकेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो इसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। दक्षिण की सबसे लंबी नदी? सही। इसके विशाल आकार और उम्र के कारण इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और रेड बॉक्स एक वार्निंग देता है दोस्तों, इसे कावेरी से कंफ्यूज मत करना। अच्छा, गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। और दूसरी नदी कौन सी है स्लाइड पर? दूसरी नदी है महानदी। इसका उद्गम सिहवा से होता है और इस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुड डैम स्थित है। दोस्तों, क्लियर हो गया ना? दक्षिण की सबसे लंबी और बूढ़ी नदी गोदावरी है और इसे ही दक्षिण गंगा कहते हैं। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। साउथ इंडिया के इस मेंटल मैप पर अब हम कुछ डैम्स और वाटरफॉल्स देख रहे हैं दोस्तों। सर, ये मॉडल्स क्या समझा रहे हैं? ये प्रायद्वीपीय नदियों का दूसरा भाग है। यहाँ हम छोटे छोटे 3D डैम्स और शिवा समुद्रम जैसे जलप्रपातों यानी वाटरफॉल्स के मॉडल्स इमेजिन कर रहे हैं। इनका मुख्य फोकस कृष्णा और कावेरी नदियों पर है। इन दोनों नदियों का एग्जाम अलर्ट बॉक्स क्या है सर? एग्जाम अलर्ट को नोट कीजिए दोस्तों। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। ये दक्षिण की दूसरे सबसे लंबी नदी है और इस पर फेमस नागार्जुन सागर बांध स्थित है। कृष्णा नदी और नागार्जुना सागर बांध। ओके। अब आते हैं कावेरी नदी पर। ये ब्रह्मगिरी से निकलती है। इस नदी को इसकी पवित्रता यानी प्योरिटी की वजह से दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ओ, यहाँ आता है वो कंफ्यूजन। हाँ, ध्यान रहे दोस्तों, गोदावरी दक्षिण गंगा थी और कावेरी दक्षिण भारत की गंगा है। एक और विशेष फैक्ट बता रही हूं, कावेरी दक्षिण में होने के बावजूद साल भर जल से भरी रहती है, यानी ये दक्षिण की एकमात्र पेरिनियल रिवर है। क्या जबरदस्त डिस्टिंक्शन बनाया है आपने सर। पवित्रता की वजह से कावेरी है और आकार और उम्र की वजह से गोदावरी। और साउथ में होने के बावजूद साल भर पानी का बहना, ये सच में कावेरी को बहुत स्पेशल बनाता है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, ये वाला हिस्सा मेरे हिसाब से सबसे मजेदार होने वाला है। आप सब अपने दिमाग में 4 ऑब्जेक्ट्स इमेजिन कीजिए। एक कंबल, एक सांप, एक खून की बूंद और एक सोने की ईंट। बिल्कुल दोस्तों, ये है द मेमोरी मैट्रिक्स, स्मार्ट जीके ट्रिक्स का पूरा खजाना। नदियां और उनके ओरिजिन पॉइंट्स याद रखना अक्सर मुश्किल होता है ना, इसीलिए ये 4 ऑब्जेक्ट्स आपको इन्हें हमेशा के लिए याद करवा देंगे। एग्जाम अलर्ट बॉक्स इन ट्रिक्स को डिकोड करता है। सर, प्लीज इन ट्रिक्स को आसान भाषा में समझाइए ताकि हम और हमारे स्टूडेंट्स इन्हें कभी ना भूलें। पहला ऑब्जेक्ट है कंबल। ट्रिक सुनो, चंबल बराबर कंबल। सोचो दोस्तों, ठंड में बिना कंबल के आप कहीं जा ना पाओगे। जा ना पाओगे से बना जना पाओ पहाड़ी। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जना पाओ पहाड़ी से। अरे वाह, चंबल मतलब कंबल और बिना उसके जाना पाओगे। दूसरा ऑब्जेक्ट है सांप। ट्रिक है झेलम बराबर झेलना। अब भैया, शेषनाग को झेलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए झेलम नदी का उद्गम है शेषनाग झील। शेषनाग को झेलना मुश्किल है, बहुत बढ़िया। तीसरा ऑब्जेक्ट है खून की बूंद। ट्रिक है लूनी बराबर खूनी। अगर नाग ने दसा तो खून निकलेगा ही, इसलिए लूनी नदी निकलती है नाग पहाड़ से। और चौथा ऑब्जेक्ट है सोने की ईंट। ट्रिक सुनो, सोन बराबर सोना। जिसके पास ढेर सारा सोना हो वो दुनिया में अमर हो जाता है। तो सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक। दोस्तों, चलो एक बार जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो। कंबल बिना जाना पाओगे मतलब चंबल निकलती है जना पाओ से।
शेषनाग को झेलना मुश्किल, मतलब झेलम निकलती है शेषनाग से। नाग डसेगा तो खून, मतलब लूनी निकलती है नाग पहाड़ से। और सोना जिसके पास, वो अमर, मतलब सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। आउटस्टैंडिंग सर, ये ट्रिक्स तो दिमाग में छप गए। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों, अब अपने मैप पर कुछ लाइट बल्ब्स को चमकता हुआ देखिए। ये देश के प्रमुख शहर और बड़े डैम्स हैं। सही कहा, ये विजुअल दर्शाता है मानव और नदियां। हम इंसानों ने इन नदियों के आसपास कैसे अपने शहर और परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट्स बसाए हैं, ये स्लाइड उसी पर है। मैच द फॉलोइंग के लिए ये स्लाइड बहुत क्रिटिकल होने वाली है दोस्तों। एग्जाम अलर्ट बॉक्स में कौन से नाम है? सर, एग्जाम अलर्ट बॉक्स में लिस्ट है दोस्तों। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है, सूरत ताप्ती नदी पर है और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये 4 तो शहर हो गए। अब डैम्स और प्रोजेक्ट्स का बताइए। अब मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करती हूँ। इंदिरा गांधी कनाल, जो कि राजस्थान की जीवन रेखा है, ये सतलुज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। जलप्रपात यानी वाटरफॉल्स की बात करें तो फेमस जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। धुआंधार नर्मदा पर है। और कोई बड़ा डैम? हाँ, एक और हाईलाइट है टेहरी डैम, जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। लखनऊ गोमती, हैदराबाद मूसी, सूरत ताप्ती, ये तो सीधे फैक्ट्स हैं दोस्तों। और टेहरी डैम भागीरथी और बिलांगना के पॉइंट पर है। ये ना असर्शन रीजनिंग वाले सवालों में बहुत बार टेस्ट किया जाता है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। सर, अब इस स्लाइड पर मुझे दिमाग में 2 अलग-अलग 3D मॉडल्स आमने सामने इमेजिन करने हैं। एक में नदी का पानी ट्रायंगल शेप बनाकर दलदल बना रहा है और दूसरे में नदी सीधे पहाड़ से समुद्र में गिर रही है। बिल्कुल, ये विजुअल नदी के अंत यानी एंडिंग पॉइंट को समझाने के लिए है। इन तुलनात्मक मॉडल्स में हम डेल्टा बनाम एस्चुरी, जिसे ज्वारनादमुख कहते हैं, उसका डिफरेंस देख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का एकदम बेस है। डेल्टा और एस्चुरी, ये सच में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है दोस्तों दिमाग में। सर, इसकी ज्योग्राफी आसान भाषा में बताइए। ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो पहला मॉडल है डेल्टा, उसमें नदी समुद्र में मिलने से पहले मैदानों से काफी गाद यानी सिल्ट और मिट्टी बहाकर लाती है। समुद्र के पास आकर ढलान कम होने से ये मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे नदी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो अलग अलग ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार शाखाओं में बट जाती है। अच्छा, इसलिए वो ट्रायंगल जैसा दिखता है। इसका कोई एग्जाम्पल? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सुंदरबन डेल्टा, जहां विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। और एस्चुरी में क्या होता है? वहीं दूसरी तरफ है एस्चुरी। यहाँ नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां बिना शाखाओं में बटे सीधे समुद्र में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये नदियां रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी में कठोर पत्थरों के बीच से बहती हैं। पत्थर होने के कारण इनमें गाद या सिल्ट होता ही नहीं है। जब गाद जमा नहीं होगा तो ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे और नदी सीधे ओशन में ड्रॉप हो जाएगी। वाओ, लॉजिक एकदम क्लियर है दोस्तों। रिफ्ट वैली पथरीली होती है तो वहां मिट्टी मिलती नहीं, इसलिए नर्मदा और तप्ती अपना मुंह सीधा ओशन में खोलती हैं, जिसे एस्चुरी कहते हैं। और डेल्टा में मिट्टी आकर रास्ता ब्लॉक कर देती है, इसलिए वो ब्रांचेज में बंट जाती हैं। चलो अब आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। फाइनल स्लाइड दोस्तों। यहाँ दिमाग की हवा में डिजिटल समरी बोर्ड्स तैर रहे हैं और उन पर कुछ वर्ड्स रेड कलर में ब्लिंक कर रहे हैं। हाई अलर्ट फैक्ट्स। सर, अब जल्दी से इस मास्टर लेजर को डिकोड कर दीजिए। ये द फाइनल लेजर है दोस्तों। एक क्विक रिवीजन ताकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ न छूटे। लंबाई का बोर्ड कहता है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा 2525 किलोमीटर, दक्षिण की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना 1376 किलोमीटर। लंबाई वाले फैक्ट्स क्लियर हैं। एक्सेप्शंस वाले बोर्ड्स पर क्या लिखा है? अब हाई अलर्ट एक्सेप्शंस पर आते हैं दोस्तों। पहला, माही एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा, लूनी नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती, ये लैंडलॉक्ड है। और तीसरा, नर्मदा, ताप्ती और दमोदर, ये तीनों नदियां रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी में बहती हैं। एकदम सॉलिड समरी। दोस्तों, एक्सेप्शंस ही सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बनाते हैं। लूनी का दलदल में गायब होना, माही का ट्रॉपिक क्रॉस करना और नर्मदा का रिफ्ट वैली से बहना, इन सबको ना अपने दिमाग में परमानेंटली लॉक कर लीजिए। दोस्तों,